अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। डूरियन माफिया बॉस का एपिसोड 7 जो है वो आज हम रीड आउट करेंगे। नॉवेल शुरू होने से पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा पर विजिट करें। सामने मूसा बाजू बांधे खामोशी से खड़ा था, आंखें आग बरसाती हुई। हमना के मुंह से बस निकला शिट। ईशा ने दानिश को जोर से धक्का दिया और दोनों सड़क की भीड़ में भाग निकले। रुको! दानिश की आवाज गूंजी, मगर वो जा चुकी थी। दानिश सड़क पर गिरा हुआ था। अगले ही लम्हे मूसा आगे बढ़ा, उसे बाजू से पकड़कर उठाया। ठीक हो? आवाज में गुस्सा दबा हुआ था। दानिश ने सांस संभालते हुए कहा, हाँ भाई, मगर दोनों भाग गईं। मूसा ने दांत बींच लिए, आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। चलो! उसकी आवाज सर्द थी। ढूंढते हैं ढूंढते हैं। और दो माफिया साए उनके पीछे बढ़ गए। हमना और ईशा सांस तोड़ती, कदम लड़खड़ाते गलियों में भागती रही। कभी तंग रास्ते, कभी सड़क, कभी ट्रैफिक का शोर। आखिरकार दोनों हाँफती कांपती एक भरे बाजार में आ निकली। हमना की आंखों में आंसू तैरने लगे। ईशा! उसकी आवाज लरज रही थी। अगर मूसा ने पकड़ लिया ना, इस बार बस डांटेगा नहीं, शायद मार ही दे। वो कांपती हुई बोलती रही। मैं मैं कैसे समझाऊंगी कि माँ भाग नहीं रही थी, बस तुमसे मिलने आई थी। ईशा ने उसका हाथ जोर से थामा। मैं हूं ना, उसने हौसला दिया। कुछ नहीं होगा, हौसला रख। उसी बाजार के दूसरे सिरे पर मूसा और दानिश शिकारी आंखों के साथ हर चेहरा टटोल रहे थे। दानिश ने एहतियात से कहा, भाई, भाभी पर गुस्सा ना करना, वो बस अपनी दोस्त से मिलने आई थी, भागी नहीं थी। मूसा के कदम रुके। उसने गर्दन घुमाई, आंखों में अंधेरा सा उतर आया। चुप! उसकी आवाज में जहर था। आज इस लड़की का हिसाब होके ही रहेगा। बहुत तंग कर दिया इसने मुझे। दोनों बाजार में आगे बढ़ते गए। दूसरी तरफ हमना और ईशा एक छोटी सी दुकान में घुस गईं। दोनों की सांसें बेतरतीब थीं, चेहरे सफेद, होंठ खुश्क। उसी लम्हे मूसा और दानिश भी दुकान के सामने आ पहुंचे। ईशा ने जैसे ही दानिश को देखा, उसका रंग उड़ गया। उसने बेख्तियार हाथ जोड़ दिए। दानिश ने उनको बचाते हुए फौरन मूसा से कहा, भाई, यहाँ नहीं, इस तरफ चलते हैं। मूसा ने सद लहजे में कहा, और वो आगे बढ़ गया। मगर शीशे के पार एक झलक हमना छुपती हुई। मूसा की नजर एक पल को ठहर गई। चेहरा बेतासुर रहा, मगर आंखों में आग दहक उठी। वो खामोशी से आगे बढ़ा, फिर दुकान के बाहर ओट में खड़ा हो गया। दानिश मजबूरी में खामोश रहा। अंदर दुकानदार ने बेजारी से कहा, बाजी, चूड़ियां लेनी है तो ले, वरना दुकान के अंदर खड़ी क्यों है? हमना ने जल्दी से कहा, हाँ भाई, ये एक सेट दिखाए। वो चूड़ियों में उलझ गई, कांपते हाथों से एक एक पहनने लगी। ये वाली दिखाएं? वो वाली? ईशा साफ खड़ी रही। तब पीछे से एक भारी सर्द मानूस आवाज उभरी, हाँ, ये वाली ठीक है, अब चलो। अमना का दिल जैसे रुक गया, जिस्म सुन हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और सामने मूसा, लाल आंखें, झबड़ा पीछा हुआ, चेहरे पर बेरहम गुस्सा। हमना का वजूद कांप उठा, होंठ थरथराए, आंखों में खालिस खौफ उतर आया। उसका दम घुटने लगा। वो पलटी और भागने लगी, मगर अगले ही लम्हे एक सख्त ग्रिप ने उसके बाजू पर पड़ी। आ! मूसा ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा और ऐन अपने सामने ला खड़ा किया। उसकी आंखें गुस्से में दहक रही थीं। दुकानदार! उसकी आवाज में हुक्म था, रहम नहीं। इस दुकान की सारी चूड़ियां पैक करो। मेरा मुलाजिम आएगा, ले जाएगा। ना साख्त खड़ी थी, आंखों में खौफ और लबों पर कपकपाहट। मूसा ने एक पल भी जाया ना किया। चलो घर। नहीं! अम्ना की आवाज सोने में बदल गई। मुझे नहीं जाना, मैं भाग नहीं रही थी।
मूसा का चेहरा सख्त हो गया। चलो घर, वो आहिस्ता बोला, मगर उस आहिस्तगी में खतरा था। वरना मुझे अपना अंदाज अपनाने में देर नहीं लगेगी। मुझे जाने दें। हन्ना ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज छोड़ दें। मूसा ने एक लम्हा भी ना सोचा, वो झुका और अगले ही लम्हे हन्ना को कंधे पर उठा लिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। हम मूसा, हन्ना चीखी। "वो छोड़े मुझे। मूसा ने गुस्से से कहा। दानिश, इस दूसरी लड़की को भी अपने साथ ले आओ। हन्ना ने हैरत से सोचा, दानिश अजय नाम इतनी सख्ती से क्यों ले रहे हैं? ये तो इनके बॉस है ना। मूसा हन्ना को उठाए दुकान से बाहर निकला। गलियां, रास्ते, लोग, कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो सीधा गाड़ी तक पहुंचा और तकरीबन फेंक दिया। खुद दूसरी तरफ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। टायर चिरचे और गाड़ी वहशी रफ्तार से दौड़ने लगी। दूसरी तरफ दुकान के अंदर दानिश ने ईशा की तरफ देखा। चले मैडम। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा क्या कसूर है? वो लरजती आवाज में। तुम लोग कत्ल तो नहीं करोगे ना मेरा? मुझे मुझे मत मारना प्लीज। दानिश ने हंसी दबाई। अरे नहीं, वो हल्के अंदाज में बोला। चले बस साथ ही तो जाना है। ईशा डरते डरते गाड़ी में बैठी। गाड़ी चल पड़ी। पूरा रास्ता वो एक ही जुमला बार बार बोलती गई। तुम बॉस हो या वो? मुझे मारोगे तो नहीं ना? मुझे उतार दो प्लीज। मुझे नहीं मरना। दानिश खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, मुस्कुराहट दबाता हुआ। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में मूसा का गुस्सा अब जुनून बन चुका था। आंखें शदीद, सुर्ख, चेहरा पत्थर। हन्ना सीट से चिमट गई। मैं सच कह रही हूँ। वो रो पड़ी। मैं भाग नहीं रही थी, अल्लाह की कसम बस दोस्त से मिलने गई थी। उसकी आवाज टूट गई। प्लीज गुस्सा ना करें। वो सिसकने लगी। मुझे मुझे डर लग रहा है। मूसा ने जवाब नहीं दिया। बस एकदम गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। सड़क पीछे रह गई और हमना को एहसास हो गया कि आज वो वाकई मूसा के रहमो करम पर है। गाड़ी खानजादा एम्पायर के बाहर रुकी। दोपहर की तेज धूप अब शिकस्त खा रही थी और शाम की स्याही आहिस्ता आहिस्ता फिजा में घुलने लगी थी। मूसा ने दरवाजा खोला। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर आंखों में वहशत नाच रही थी। वो झुका, अन्ना का बाजू थामा और एक ही झटके में उसे कंधे पर उठा लिया। मूसा, अन्ना की आवाज कांप गई। प्लीज, मेरी कमर। मगर उसके कदम नहीं रुके। हम हर सीढ़ी गुस्से से उतरी हुई लग रही थी। पीछे दानिश की गाड़ी रुकी। कार की गाड़ी भी रुकी। मूसा, वो सीधा अपने स्टडी रूम में दाखिल हुआ और जोर से हमना को कुर्सी पर उठा दिया। आ! हमना दर्द से सिमट गई। मेरी कमर। मूसा ने पीछे मुड़कर देखा। आंखें सुर्ख थी, सांस भारी। जानना चाहती हो? उसकी आवाज दबी हुई थी, मगर अंदर जहर था। मैं तुम पर इतनी सख्ती क्यों करता हूँ? हमना की उंगलियां कुर्सी के बाजुओं में गड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मूसा ने एक कदम आगे बढ़ाया। जानना चाहती हो मैंने तुम्हें कैदी क्यों बना रखा है? हमना की आंखों में पानी भर आया। मूसा झुका। उसके दोनों हाथ कुर्सी पर थे, चेहरा हमना के बिल्कुल करीब। जानना चाहती हो मैं क्यों गार्ड्स को कहता हूँ कि 24 घंटे तुम पर नजर रखें? मूसा की सांसें उससे टकराने लगी। हमना ने खौफ से आंखें बंद कर ली। ईशा भी मूसा को देखकर सहम सी गई और दानिश आगे बढ़ा। भाई, हट जा। मूसा भाड़ा। आज सब सच बताऊंगा मैं से। हमना की उसकी हर सांस पर कांप रही थी। मूसा की आवाज अब चीख नहीं थी। ये वो गुस्सा था जो बरसों से दबाया गया हो। सुनो, वो गर्जा, तुम एक माफिया की बेटी हो। हमना की आंखें अचानक खुल गईं। सांस सीने में अटक गई।
मूसा ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ा और आंखों में शिद्दत लिए कहा, तुम एक माफिया खानदान से ताल्लुक रखती हो। अन्ना का दिल धड़कने लगा। तुम एक ऐसी चाबी हो, वो बोला, जिसके बगैर एक ताला कभी खुल ही नहीं सकता। वो मुड़ा, शेल्फ से एक पुराना एल्बम निकाला, उसे हमना के सामने पटका। एक तस्वीर खोली। ये तुम्हारी माँ है। हमना ने तस्वीर देखी। दुनिया जैसे घूम गई। वो वो खुद थी। वही आंखें, वही नक्श, वही चेहरा, जैसे उसने अपना अक्स कागज में कैद देख लिया हो। मूसा माजी के अक्स खोलने लगा। तुम्हारे माँ बाप ने एक खुफिया तिजोरी बनाई थी, जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स हैं। अम्मा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। आपको? आवाज लड़खड़ा गया। आपको कैसे पता? मूसा की आंखों में पुराना दर्द जागा। क्योंकि ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। तुम मुझसे 8 से 9 साल छोटी नहीं, पूरे 14 साल छोटी हो। वो रुका नहीं। और इस तिजोरी में रखा सामान हुकूमत की अमानत है। हमना की सांस टूटने लगी। ईशा साख्त खड़ी रही। आप? हमना की आवाज कांपी। आप शुरू से माफिया थे? मूसा ने सीधा आंखों में देखकर कहा, मैं ही असली माफिया बॉस हूँ हमना। ईशा ने हैरत से दानिश की तरफ देखा। मूसा ने ढालते हुए कहा, दानिश मेरा सगा भाई है। ना जैसे कुर्सी में धंस गई। और और क्या क्या छुपा रखा है आपने? वो तड़प उठी। मूसा ने अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा किया। बस, दिमाग पर ज्यादा मजीद दबाव मत डालो। कमरे में खामोशी छा गई। दानिश ने हिम्मत करके पूछा, आई, हवेली के लिए मैं? नहीं, मूसा ने काट दिया। हवेली मैं और मेरी होने वाली बीवी जाएंगे। मुन्ना की आंखें फैल गईं। ईशा के मुंह से सांस निकल गई। निका? मुन्ना चीखी। नहीं! मूसा की आवाज हुक्म बन गई। तैयार हो जाओ, काजी आ रहे हैं। मैं नहीं करूंगी निकाह। वो रो पड़ी। मैं भाग नहीं रही थी, मेरा यकीन करें। मूसा धाड़ा। जाओ। हन्ना बुरी तरह कांप गई। दानिश ने ईशा को इशारा किया। ईशा हन्ना को सहारा दी कर ले गई। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में खामोशी रह गई। ऐसी खामोशी जो कानों में सीटी बनकर गूंजती है। मूसा ने फोन उठाया। उसकी उंगलियां मजबूत थीं। आवाज में रहम नाम की कोई चीज ना थी। 15 मिनट। वो धड़ा। 15 मिनट के अंदर अंदर काजी साहब यहाँ होने चाहिए। इरफान की सिर्फ एक आवाज आई, जी बोस। फोन बंद हुआ। दानिश एक कदम आगे बढ़ा। भाई! मूसा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आंखों में फैसला उतर चुका था। बस, बहुत हो गया दानिश, उसने सर्द लहजे में कहा। अब इस लड़की को मेरे अंदाज में सुधारना होगा। दूसरे कमरे में हमना बेड पर बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, चेहरा आंसुओं से तर। ईशा उसके साथ थी। हौसला रखो, ईशा ने नरमी से कहा। तुम मूसा से मोहब्बत तो करती हो ना, फिर ये आंसू क्यों? हमना की आवाज टूट गई। इसे जबरदस्ती? वो सिसकी। मैं नहीं कर सकती। वो बहुत बुरे हैं, बहुत। ईशा खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, आज जो कुछ मैंने सुना है, इसके बाद मूसा गलत नहीं लगता मुझे। हमना ने चौंक कर देखा। ईशा बोलती रही, तुम एक जिम्मेदारी हो हमना, हुकूमत की अमानत की वाहिद चाबी। तुम्हारे माँ बाप वसीयत करके गए थे, तुम्हारी जान के पीछे बहुत से लोग हैं। अगर वो सोना गलत हाथों में गया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हमना की आंखों में खौफ उतर आया। मगर वो लरजती आवाज में बोली, क्या मैं हमेशा ऐसे ही कैदी बनकर रहूंगी? ईशा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए मूसा है ना मेरी जान। दरवाजा खुला। दानिश अंदर आया। भाभी,
اس نے نرمی سے کہا، بھائی بلا رہے ہیں، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ امنا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تڑپ کر عشا کو دیکھنے لگی۔ عشا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم محبت کرتی ہو نا موسیٰ سے؟ امنا نے آنکھیں بند کر کے ہاں میں سے ہلا دیا۔ پھر عشا کی آواز بھاری ہو گئی، اس کے نکاح میں آ جاؤ۔ دانش نے بھی کہا، بھائی آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ امنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر وہ بہت غصے والے۔ اسی لمحے دروازے کے پیچھے سے ایک سخت آواز اتری، چلو۔ موسیٰ اندر آ چکا تھا، آنکھوں میں وہی سختی، وہی اختیار۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، امنا کا بازو تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ امنا کو ایک صوفہ پر بٹھایا گیا۔ سامنے قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ فضا میں بھاری پن تھا۔ عشا اور دانش پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ عشا نے امنا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ امنا کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ اور موسیٰ وہ سامنے بیٹھا تھا، خاموش، مگر اس خاموشی میں پوری زندگی کا فیصلہ چھپا تھا۔ یہ نکاح محض رسم نہیں تھا، یہ محبت اور طاقت کے بیچ سب سے خطرناک سودا تھا۔ قاضی صاحب نے گلا صاف کیا، رجسٹر کھولا، قلم سیدھا کیا اور پھر نگاہ اٹھا کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ ہمنا بنت شمشیر خانزادہ، آواز باوقار تھی مگر سوال روح تک اترنے والا۔ کیا آپ کو موسیٰ بن رؤف خانزادہ حق مہر کے عوض اپنا شوہر قبول ہے؟ ہمنا کی پلکیں لرز گئیں، دل ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا۔ اس کے سامنے موسیٰ کا چہرہ ابھرا، وہ لمحے جب اس کی آنکھوں میں خاموش محبت تھی، جب اس کے ساتھ چند پل سکون کے گزارے تھے۔ لب ہلے، قبو، آواز رک گئی، پھر ایک اور یاد نے دل کو جکڑ لیا۔ وہ رات جب اس کو اغوا کیا گیا تھا، خوف، اندھیرا اور موسیٰ کی سخت آنکھیں۔ ہمنا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی پورا بولو، کیا قبول ہے؟ ہمنا نے آنکھیں بند کی۔ پھر ایک اور تصویر، جب موسیٰ نے خاموشی سے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی حفاظت کی تھی، اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس بار آواز صاف تھی، کمزور مگر سچی، قبول ہے۔ عشا نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا، ہمنا بنت شمشیر خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہمنا کی پلکوں سے آنسو گر پڑا، دل ٹوٹتے ہوئے بولا، قبول ہے، اور آخری بار قبول ہے۔ قاضی صاحب نے موسیٰ کی طرف دیکھا، موسیٰ بن رؤف خانزادہ۔ موسیٰ کی آنکھیں شدید سرخ تھیں، غصہ، اختیار اور یقین سب ایک ساتھ۔ کیا آپ کو ہمنا بنت شمشیر خانزادہ بطور زوجہ قبول ہے؟ موسیٰ نے بغیر پلک جھپکے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار قبول ہے۔ تیسری بار وہ لمحہ جیسے فیصلہ مہر بن گیا ہو، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فضا میں آمین کی خرگوشیاں پھیل گئیں۔ رجسٹر آگے بڑھا، قلم ہمنا کے ہاتھ میں آیا، اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ عشا نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ بس ہمنا، وہ سرگوشی میں بولی، مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کپاہٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب ایک مضبوط ہاتھ آگے بڑھا، موسیٰ کا ہاتھ۔ اس نے ہمنا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ عجیب بات تھی، جب کپاہٹ آہستہ آہستہ رک گئی، ہمنا نے دستخط کیے۔ موسیٰ نے پورے اعتماد سے قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ قلم رکھ دیا گیا اور یوں ایک خوف، ایک محبت اور ایک مافیا بوس کی ضد سب ایک نکاح میں قید ہو گئے۔ عشا آہستہ سے اٹھی، اس نے ہمنا کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، میں ہوں، ڈرنا مت۔ چلو ہمنا، دانش میں چلتی ہوں۔ دانش نے فوراً بولا، آئی ہیں تو کھانا کھا کر جائیں۔ عشا نے ایک لمحہ دانش کو دیکھا، وہی غصہ، وہی رو، نو، ایم اوکے۔ تب موسیٰ کی بھاری آواز گونجی، رکو۔ سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ موسیٰ کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بس دب گیا تھا۔ اس نے سیدھا عشا کو دیکھا، آج یہاں جو بھی باتیں ہوئیں وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ ایک لمحہ رکا، پھر آواز اور سخت ہو گئی،
میں جانتا ہوں تم ایک جرنلسٹ ہو، تمہاری ترقی کے لیے یہ خبر اچھی ہے، مگر اگر ذرا بھی امنا کی جان کی فکر ہے تو یہ بات کبھی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ عیشا نے بغیر گھبرائے جواب دیا، موسیٰ تم مجھے جانتے ہو، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ وہ امنا کی طرف مڑی، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو دوستوں کو بیچتے، امنا میری سب سے خاص دوست ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کی حفاظت تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ امنا کا دل بھر آیا، وہ لپک کر عیشا کے گلے لگ گئی۔ عیشا نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، اتنی اداس مت ہو امنا، تمہارا نکاح تمہاری محبت کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ امنا نے ہاں میں سے ہلایا، مگر آنکھیں دیکھتے ہیں موسیٰ کی طرف اٹھا۔ وہ اب بھی سخت خاموش اور غصے میں کھڑا تھا۔ عشا باہر کی طرف بڑھی تو موسیٰ کی آواز پھر آئی، رکو، عرفان اور ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئیں گا۔ دانش فوراً بول اٹھا، عرفان کیوں بھائی، ہماری مہمان ہے، بھابھی کی خاص دوست، میں چھوڑ آتا ہوں۔ عشا نے دانش کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، بس مڑ گئی۔ دانش خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لاؤنج میں اب صرف موسیٰ اور ہمنا رہ گئے تھے۔ ہمنا اب بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کمرے میں جاؤ، کچھ ضروری سامان رکھ لو۔ ہمنا نے نسیں جھکائے بمشکل کہا، میرا وہاں جانا لازمی ہے۔ موسیٰ کے لہجے میں ایک لمحے کو تلخی اور بڑھ گئی، جتنا کہا جائے اتنا کرو، اب تم پیار سے سمجھنے والوں میں سے نہیں رہی، بہت سمجھا لیا پیار سے، بہت اٹھا لیے لاڈ تمہارے۔ ہمنا کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا، مگر یہ آنسو موسیٰ کے دل میں چبھ گیا۔ اس نے پیچھے بندے ہاتھوں کی مٹھی سخت کر لی، اتنی کہ جیسے نسیں ابھی پھٹ جائیں گی۔ ہمنا خاموشی سے کمرے میں گئی، ضروری سامان رکھا، بیگ بنایا اور نیچے آ گئی۔ پیچھے پیچھے گارڈ سامان لے آئے۔ موسیٰ نے صرف ایک لفظ کہا، چلو۔ جی، ہمنا نے دبی آواز میں کہا۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلے، آگے ڈرائیور اور عرفان تھے، پیچھے موسیٰ اور ہمنا۔ رات کی خاموشی میں گاڑی سڑکوں کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال، بس ایک نکاح، ایک غصہ اور ایک خاموش ڈر جو ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری گلی میں دانش کی چٹر پٹر شروع ہو چکی تھی۔ سنو عیشا، وہ ہنستے ہوئے بولا، تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں، مگر دیکھو مجھے تو معلوم پڑ چکا ہے۔ عیشا نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ دانش مسکرایا، آنکھوں میں وہی بے خوف چمک، دیکھا کتنا پاورفل ہوں میں، آج نام جان لیا، ابھی تھوڑی ہی دیر میں تمہارا ایڈریس بھی جان لوں گا۔ عیشا نے دانت بھینچ کر کہا، تم چپ چاپ گاڑی نہیں چلا سکتے؟ نہیں، دانش نے صاف جواب دیا۔ عیشا نے طنز کیا، اس دن پریس کانفرنس میں تو بڑے سمجھدار لگ رہے تھے۔ دانش ہنسا، وہ تو پروفیشنل انداز تھا نا، یہ والا انداز تو بس اپنوں کے لیے رکھتا ہوں میں۔ عیشا چونک گئی، میں تمہاری اپنی ہوں؟ دانش نے بے جھجک کہا، ہاں بالکل۔ عیشا نے آنکھیں سکڑ لی، زیادہ فری مت ہو، میں ایک جرنلسٹ ہوں، یاد رکھو، موسیٰ کا راز چھپا سکتی ہوں مگر تمہارا بالکل نہیں۔ دانش نے ہلکا سا کہا لگایا، میرا کون سا راز؟ عیشا نے سیدھا وار کیا، رپورٹ پھیلا دوں گی کہ ایک جرنلسٹ سے الجھ کر ٹاپ بزنس ٹائکون۔ دانش خانزادہ نے تھپڑ کھائی، وہ رکی نہیں، سوچو، ہیڈ لائن آئے گی، ایک عام سے جرنلسٹ نے مارا دانش خانزادہ کو، دی برانڈ، دی سی ای او آف خانزادہ انڈسٹریز کو تھپڑ۔ دانش زور سے ہنس پڑا۔ عیشا نے غصے سے پوچھا، کیا ہوا؟ دانش نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، کر لو وائرل، لوگ پھر کہیں گے دانش خانزادہ نے آخر جواب کیوں نہیں دیا اس تھپڑ کا۔ عیشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دانش نے شرارت سے کہا، یاد ہے نا، یاد ہے تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا؟ پتلی سی آواز میں کر کے اس نے اس کی نقل اتاری، اتنا ہی آسان ہے ایک مافیا مین کو گولی مارنا؟ عیشا نے بھڑکتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دانش ایک لمحہ رکا، آواز اور گہری ہو گئی، کل یہی سوال کوئی اور کرے گا،
क्या इतना ही आसान है एक माफिया बॉस को थप्पड़ मारना? ईशा खामोश हो गई, हाथ बांधकर बैठ गई। दानिश ने हंसते हुए कहा, न्यूज़ चैनल हमारा लव एंगल बनाएंगे मैडम। ईशा ने हैरत से देखा। दानिश ने मजीद छेड़ा, अच्छा मुझे कोई मसला नहीं, तुम्हारे बच्चों और हस्बैंड को हो सकता है आंटी जी। ईशा अब भड़क उठी, ओए, मैं कोई आंटी नहीं हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरा कोई हस्बैंड नहीं, शादी तो दूर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं। दानिश ने हंसी दबाई और कहा, ओह रियली? ईशा बोलती गई, बॉयफ्रेंड तो क्या, मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड तक नहीं। दानिश ने शरारती नजरों से देखा। ओह, फिर छेड़ते हुए बोला, ऐसे शर्म नहीं आती? सुनसान सड़क, रात का वक्त, एक गाड़ी के अंदर एक कुंवारे लड़के को अपना रिलेशनशिप स्टेटस बता रही हो? ईशा ने तेवर चढ़ाया, इसमें शर्म की क्या बात है? दानिश ने हंसते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे बता रही हो कि मैं सिंगल हूँ, डेट कर सकता हूँ तुम्हें? ईशा ने हैरत से मुंह खोला, ओए, हद में रहो, बदतमीज कहीं के। दानिश खुलकर हंसा और गाड़ी रोक दी। ईशा चौंक गई, क्यों रोकी है गाड़ी? दानिश आगे झुका और झुकते हुए सरोशी से कहा, वो मैं तुम्हें। ईशा की सांसें अटक गईं। देखो मैं डरती नहीं हूँ, चीखूंगी सबको बुला लूंगी। दानिश ने उसकी ओर सांसें अटकाते हुए कहा, वो मैं तुम्हें। वो मजीद झोंका। ईशा ने आंखें जोर से मीची। दानिश एकदम मुस्कुराया और उसका सीट बेल्ट खोला और सीधा होकर कहा, तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर छोड़ दिया है, अब उतरो और मेरी गाड़ी का बोझ कम करो। ईशा ने गुस्से से देखा, दरवाजा खोला और उतर गई। वो बगैर पीछे देखे चलती गई। दानिश कुछ देर उसे जाता देखता रहा, फिर मुस्कुराकर गाड़ी मोड़ दी और अंधेरे में वो हो गया। दूसरी गाड़ी में रात की स्याही सड़कों पर बिछती जा रही थी। हमना अनजान सी बेबसी में मूसा के कंधे पर सिर रखे कब की सो चुकी थी। मूसा ने उसे देखा, गहरी सांस ली। एक लम्हे को दिल चाहा कि उसकी पेशानी पर लब रख दे, मगर उसने खुद को रोक लिया। खामोशी में वो भी आंखें मूंद गया। अगली सुबह सूरज ने आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे के पर्दे हटाए। हमना की आंख खुली। उसने चौंक कर देखा। मूसा खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें सख्त, कंधे तनाव में, जैसे नींद भी उसके साथ दुश्मनी कर गई हो। हमना फौरन उसके कंधे से हटी और सीधी बैठ गई। मूसा ने खिड़की नीचे की और गहरी आवाज में कहा, इरफान, नाश्ता ले आओ। इरफान ने सिर हिलाया और नाश्ता आया। हन्ना ने हिम्मत करके पूछा, आप आप अब भी नाराज हैं? मूसा ने नजर तक न उठाई। हन्ना की आवाज थर्रा गई, मैं सच में भागी नहीं की। मूसा ने ठंडी आवाज में कहा, नाश्ता करो, हवेली के लिए देर हो रही है। ये अल्फाज ना सख्त थे ना नरम, बस अजनबी थे। अन्ना ने खामोशी से नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद फिर सफर शुरू हुआ। 18 घंटे, लंबा खामोश भारी सफर। आखिरकार वो मकाम आ गया जहाँ खानजादा खानदान की पुश्तैनी हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, सदियों की अना ईंटों में कैद। मूसा और हमना गाड़ी से उतरे और हवेली के अंदर दाखिल हुए। सामने एक बुजुर्ग खातून बैठी थी। मूसा फौरन आगे बढ़ा, उनके गले लगाकर बोला, दादी, खैरियत से हैं? दादी माँ ने शफकत से मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तू कैसा है? मूसा ने अदब से कहा, मैं भी ठीक हूँ दादी। दादी की नजर अचानक मूसा के पीछे खड़ी हमना पर जा ठहरी। एक लम्हा, बिल्कुल एक लम्हा, जैसे उन्होंने अपनी बेटी मुमताज खानजादा को देख लिया हो। मूसा ने कहा, दादी, ये आपकी पोता बहू है, हमना। दादी ने सख्ती से उसे देखा, कब की शादी? और इस लड़की का खानदान क्या है?
मूसा अभी जवाब देता ही कि पीछे से एक शोक चंचल आवाज आई, ओए होए मेरे हैंडसम। और अगले ही लम्हे वो लड़की आकर मूसा से लिपट गई। हम ना हैरत से देखती रह गई। मूसा ने हंसते हुए उसके बाल खींचे। ओए मोटो, कैसी हो? उसने शरारत से कहा। ओहो डॉन साहब, मेरा नाम यमुना है। यमुना कहा करो। मूसा हंस दिया। उनकी बेतकल्लुफ हंसी, पुरानी बॉन्डिंग देखकर अन्ना के दिल में कुछ टूट सा गया। दादी अब भी पलक झपकाए बगैर हन्ना को देख रही थी, जैसे बेटी का बार बार सामने आ रहा हो। पानी आया, सबने गिलास उठाए। यमुना मूसा को बार बार छूती, हंसती, बातें करती। मूसा भी खुलकर हंस रहा था। हर हंसी हन्ना के दिल पर चुभती जा रही थी। आखिरकार जलन इतनी बढ़ी कि हन्ना के हाथ से शीशे का गिलास टूट गया। चंचल शीशा उसकी हथेली में धंस गया। खून बहने लगा। मूसा ने एकदम देखा। शिट, क्या करती हो तुम? हन्ना की आंख से आंसू टपका। जख्म के दर्द का नहीं, दिल के दर्द का। मूसा ने सख्त लहजे में कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ कोई। हन्ना दर्द से कराहने लगी। मूसा ने हन्ना के जख्मी हाथ की तरफ देखा। उसकी नजरें नरम थी, मगर अंदर की सख्ती और तपिश जो उसे हर हाल में काबू में रखती थी, साफ महसूस हो रही थी। अम्ना की हथेली से खून साफ करते हुए, मरहम लगाते हुए, पट्टी बांधते हुए मूसा की नजरें हर लम्हा उस पर जमी रही। हमना बस यमुना की तरफ देखती रही। जलन की छोटी सी आग दिल में जल रही थी। ये लड़की इतनी करीब, इतनी चिपक क्यों रही है मेरे मूसा से? मैं दिल ही दिल में सोचती रही। हमना के दिल को ये हरकत जकड़ रही थी। मूसा ने हमना की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन उनकी जलन महसूस की और बगैर कुछ कहे उसे उठाया। दादी, हम कमरे में जा रहे हैं। रात का खाना मुश्किल से ही खाएं। वो हमना को कमरे में ले गया। दाखिल होते ही उसने हमना को नीचे उतारा और दरवाजा बंद किया। जाओ, कपड़े बदल लो, फिर मुझे भी करने हैं। हमना ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ये कपड़े पहनकर सो सकती हूँ। आप भले कर लें। मूसा ने उसे देखा। एक लम्हे के लिए रुककर उसकी आंखों में झांका। दिल की धड़कनें सुनती हुई फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। अन्ना ने फौरन उसका बाजू पकड़ा, नजदीक आकर कहा, आप अब भी नाराज हैं? मूसा ने बाजू छुड़ाया और सख्त लहजे में कहा, सो जाओ हन्ना। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद हुआ। उसकी आंखें नम थी, दिल धड़क रहा था। अंदर छुपी बेबसी, जलती हुई मोहब्बत जो एक लम्हे के लिए भी छुप नहीं सकती थी। बाहर बेड पर हमना की सोचें दूर कहीं भटक रही थी। ये यमुना कौन है? क्यों इतनी चिपक चिपक रही है मेरे मूसा के साथ? क्यों हर लम्हा दिल को चुभती है यह हसरत? नींद ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी लपेट में ले लिया। मूसा जब वॉशरूम से निकला, देखा हमना सो रही है, चुप, बेख्तियार, बेहवास। वो करीब आया, बिस्तर पर लेट गया, उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और दिल ही दिल में कहा, पगली, ये सजा भी जरूरी है, वरना तुम्हें कभी मेरा प्यार समझ नहीं आएगा। हर बार तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज नहीं कर सकता। अन्ना नींद में ही करवट लेते उसकी टांग पर अपनी टांग रख गई। मूसा ने छोटी सी टांग देखकर हंसा, शहजादी मेरी, और आहिस्ता आहिस्ता खुद भी सो गया। रात ने उन दोनों को अपनी खामोशी में लपेट लिया। चांदनी खिड़की से झांकती रही, जैसे देख रही हो कि दो दिल एक दूसरे में सिमट गए हैं। अगले ही दिन रोशनी धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। हमना की आंख खुली तो पहला मंजर वही था जो दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मूसा बराबर में नहीं था। हमना ने हल्की सी सांस ली। दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन। वो खिड़की की तरफ बढ़ी। नीचे झांका तो यमुना और मूसा ग्राउंड में खेल रहे थे। हंसी के कहे ऊपर कमरे तक आ रहे थे। हमना के दिल में एक लम्हे के लिए धड़कन रुक गई और फिर जलती हुई हसरत ने उसे अंदर ही अंदर जला दिया। कोई क्यों हर खुशी, हर मुस्कुराहट इस लड़की के हिस्से में है? वो खुद से बोली, लेकिन आवाज कमजोर थी।
اس نے آہستہ قدم بڑھایا واش روم کی طرف. دل کی دھڑکن تیز تھی. وہ جانتی تھی آج اس کے جسم کا درد اور احساس اور بھی بڑھ جائے گا. پیریڈس شروع ہو گئے تھے. اس نے بیگ سے موسا کی لائی ہوئی شاپر نکالی, پیڈس نکالے, واش روم گئی. ایک اداسی اس کے چہرے پر تھی. کمرے میں آئی, بیڈ پر بیٹھی رہی, ان دونوں کے قہقہوں کی آواز سنتی رہی. ہر قہقہا جیسے دل میں چھری گھونپ رہا تھا. کافی دیر بعد موسا کمرے میں آیا. اس کی نظریں فوراً ہمنا پر جم گئیں. تم کب اٹھی؟ اس کی گہری گرم مگر سخت آواز نے ہمنا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز کر دی. ہمنا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے. موسا نے ایک لمبی سانس لی لیکن کچھ نہیں کہا. فریش ہو کر نکلا, آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوا. پھر بس ایک اشارہ کیا, تم میرے ساتھ باہر چلو. میں نے آہستہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. ہر قدم کے ساتھ دل میں سکون اور جلتی ہوئی جلن کی ملی جلی کیفیت تھی. کھانے کی میز پر خاموشی ایسی بیٹھی تھی جیسے کسی نے سانس روک دی ہو. ناشتہ لگا تھا, خوشبو تھی, مگر ذائقہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. نہ خاموش بیٹھی تھی, ہاتھ میز کے کنارے پر رکھے, انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں. پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی. پیریڈس کے کرمپس اس کے جسم کو اندر سے نچوڑ رہے تھے, مگر وہ کچھ نہیں بولی. دادی اماں نے اچانک بات چھیڑی, لڑکی تمہیں موسا کہاں سے ملا؟ ہمنا چونک سی گئی. اس نے نظریں اٹھا کر دادی کو دیکھا, پھر بے اختیار موسا کی طرف, جیسے جواب اس کے پاس نہیں بلکہ موسا کی حفاظت میں چھپا ہو. موسا نے فوراً سخت لہجے میں کہا, دادی میں آپ کو خود سب بتاؤں گا, اس سے مت پوچھیں. دادی اماں کی آنکھوں میں سختی اور بڑھ گئی. کیوں نہ پوچھوں؟ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ کہاں سے آئی ہے, خون کیا ہے, خاندان کیا ہے. وہ لفظ ہمنا کے سینے میں کیل کی طرح دھس رہا تھا. وہ نظریں جھکائے سنتی رہی, ہونٹ بھیج کر درد اور ذلت دونوں کو ایک ساتھ سہ رہی تھی. موسا نے آنکھیں بند کریں. ایک لمحے کو جیسے اس نے خود کو قابو میں کیا, پھر گہری آواز میں بولا, دادی میں نے کہا نا. بس اتنا کہنا تھا کہ میز پر خاموشی چھا گئی. دادی ماں خاموش ہو گئی, مگر وہ خاموشی رحم والی نہیں تھی, وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. اسی لمحے یمنا کی شوق آواز ہوگی, اوے ڈون, آج شام چلے آئس کریم کھانے. موسا نے نارمل لہجہ اپنایا, آج تو کام سے جانا ہے, کل چلیں گے. یمنا نے ہنستے ہوئے کہا, ہاں. پھر ہمنا کی طرف مڑی, ہمنا تم بھی چل لینا. ہمنا نے سر اٹھایا. ایک لمحہ یمنا کو دیکھا, پھر موسا کو. اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی تھی, کیا واقعی میں یہاں کی ہوں؟ مگر جلتے ہوئے کہا, نو تھینکس, مجھے کہیں نہیں جانا. اور بنا کسی کو دیکھے کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف چل گئی. کمرے میں آ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی. درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا. ہونٹ خشک تھے, رنگ زرد, آنکھوں میں کمزوری. وہ لیٹ گئی اور جانے کب آنکھ لگ گئی. شام کا وقت تھا جب دروازہ زور سے کھلا. دادی ماں اندر آئیں. انہوں نے میز پر رکھا پانی کا گلاس دیکھا اور بغیر ایک لمحہ سوچے زور سے ہمنا کے منہ پر پھینک دیا. لاک. ہمنا کی ایک جھٹکے سے جاگی. نہ دل بری طرح دھڑکنے لگا, سانس اکھڑ گئی. وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے دیکھا. دادی ماں غصے سے کھڑی تھی, آنکھوں میں وہی سختی, وہی زہر, جسے اب سوال نہیں فیصلہ ہونے والا ہو. اور ہمنا اکیلی, کمزور, مگر موسا کے نام سے بندھی, طوفان کے سامنے کھڑی تھی. دادی ماں کی سخت آواز کمرے میں گونجی, یوں سوئی کیوں پڑی ہو, اٹھو, کام کرو, آؤ. ہمنا نے بمشکل آنکھیں کھولی. سر جیسے پھٹ رہا تھا, جسم میں جان نہیں تھی. آہستہ سی آواز میں بولی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. دادی ماں نے طنزیہ کے کہا لگایا, یہ سب بہانے ہیں, تم لڑکیوں نے امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ پھنسا لیا.
वो जुमला छुरी बनकर हमना के दिल में उतर गया। उसकी आंखों से एक आंसू खामोशी से गिरा। इसी लम्हे यमुना कमरे में आई। उसने मंजर देखा तो फौरन बोली, अम्मा बस करें, वो नई दुल्हन है, काम के लिए नौकर है ना। दादी माँ ने पलट कर यमुना को घूरा। तुम खामोश रहो। फिर उन्होंने हन्ना का बाजू सख्ती से पकड़ा। चलो मेरे साथ। आ हन्ना के मुंह से सिसकी निकली। दर्द हो रहा है। मगर दादी ने ना सुना। वो उसे घसीटते हुए किचन में ले गई। ये बर्तन धो। हन्ना ने काम की आवाज में कहा, प्लीज धो बर्तन। दादी की आवाज पत्थर बन गई। हन्ना ने नलका खोला। ठंडा पानी हाथों में पर गिरा, मगर उसके जिस्म का बुखार कम ना हुआ। एक एक बर्तन धोते हुए उसकी कमर में शदीद दर्द उठने लगा। आंखों के अंदर अंधेरा सा छाने लगा, मगर वो खामोश रही। ऊपर कमरे में यमुना ने मूसा को कॉल मिलाई। आवाज कांप रही थी। लाला सोन, प्लीज आ जाओ। नानी नानी माँ हमना पर जुल्म कर रही हैं। दूसरी तरफ मूसा जैसे सुन हो गया। एक लम्हे को सांस रुक गई। क्या? फोन बंद हुआ और अगले ही लम्हे गाड़ी की रफ्तार पागलों की तरह बढ़ गई। आंखें सुर्ख, जबड़ा पीछा हुआ। वो सिर्फ एक ही नाम सोच रहा था, हमना। किचन में सारे बर्तन धुल चुके थे। हमना की कमर में अब नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। दादी माँ ने अगला हुक्म दिया, अब रोटियां पकाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं। हमना की आवाज बुझ सी गई। ससुराल में हो, काम तो करना पड़ेगा, दादी ने सख्ती से कहा। हमना ने बेलन उठाया। हाथ कांप रहे थे, मगर जब रोटी बेली तो वो गोल खूबसूरत निकली। दादी एक लम्हा हैरान हुई, फिर फौरन नजरें सख्त हो गई। हमना चूल्हे के आगे झुकी। गर्मी, कमजोरी, दर्द सब एक साथ हमला आवर हुआ। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वो गिरने लगी और उसी लम्हे हमना एक गरजदार आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे मूसा अंदर था। उसने लपक कर हमना को अपनी बाहों में थाम लिया। हमना की आंखें बंद हो गईं, जैसे खुद को आखिरकार महफूज हाथों में दे दिया हो। मूसा का गुस्सा आतिश फिशा बन चुका था। उसने सुर्ख आंखों से दादी माँ को देखा और धाड़ा, दादी माँ, ये अब क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में ऐसा रोक था, किचन की दीवारें कांप गई। मैं इसलिए अपनी बीवी को यहाँ लाया हूँ कि आप उसे बीमार हालत में गुलाम बना दे। दादी माँ एक लम्हे को खामोश हो गई। मूसा ने कुछ और नहीं कहा, बस हमना को मजबूती से उठाया, जैसे दुनिया की हर तकलीफ उससे छीन लेगा। वो उसे सीधा कमरे की तरफ ले गया। कमरे में पहुंचते ही मूसा की आवाज गर्ज बनकर टकराई, डॉक्टर को बुलाओ फौरन, अभी, इसी वक्त। यमुना पहले ही घबराई हुई खड़ी थी। लाला बुला बुला लिया है, आ रही हैं। वो पानी की गिलास उठाकर हमना के चेहरे पर छींटे मारने लगी, मगर मूसा ने फौरन उसके हाथ से गिलास ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, हमना को खोने के डर से। वो खुद छींटे मारता रहा। हमना, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो हमना। यमुना ने उसके बालों से पसीना साफ किया। लाला, इसको तो बुखार है। मूसा ने पेशानी पर हाथ रखा। जलन थी, तेज, खतरनाक। हाँ। उसकी आवाज भारी हो गई और फिर वो पलटा। उसकी सुर्ख आंखें सीधी जा दादी माँ पर जम गई। वो निगाह नहीं थी, इल्जाम था, आग थी, इंतकाम था। उसी लम्हे डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। चेकअप हुआ, बीपी मशीन के बीच सुनाई देती रही। बीपी बहुत लो हो गया है, ड्रिप लगा रहे हैं, बुखार भी है, कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, फौरन करवाएं। मूसा ने मुख्तसर सवाल किए कहा, जी। डॉक्टर इरफान डॉक्टर को ले गया। कमरे में अब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। मूसा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। दादी माँ के सामने रुका। अब भी ये ड्रामा लग रहा है आपको? दादी माँ ने सख्ती से कहा। ये ऐसी लड़कियों को जानती हूँ मैं, सड़क छाप। वो जुमला पूरा भी ना हुआ कि खामोश। मूसा की आवाज बिजली बनकर गिरी।
ये सड़क छाप नहीं है, ये कोई रेल नहीं है। उसका सीना जोर जोर से उठ रहा था। ये आपकी नवासी है, मुमताज फुफो और शमशेर फूफा की बेटी है। दादी माँ जैसे सुन हो गई। क्या? आप आपके खून का खून है। मूसा की आवाज टूटने लगी। आपकी बेटी की अमानत है। दादी माँ की आंखों में नमी भर आई। वो लड़खड़ाकर हन्ना की तरफ देखने लगी। मूसा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ दादी, यही वो नवासी है, वो अमानत जिसे फूफो ने मरते वक्त मुझे सौंपा था कि एक दिन इसे आपको ला दूं। उसकी आवाज भरा गई। अफसोस, 21 साल लग गए ये काम करने में। दादी माँ के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। यमुना खुशी से आगे बढ़ी। खाला, ये मेरी बहन है। मूसा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ छोटी, आज तक तुम मुझे और दानिश को भाई मानती रही, बहन की कमी महसूस करती रही। तुम्हारी अपनी बहन है ये। यमुना फौरन बिस्तर के पास गई। यमुना के बाल आहिस्ते से पीछे किए, उसकी पेशानी चूमी। मेरी छोटी बहन। दादी माँ भी कांपते कदमों से आगे बढ़ी। यमुना के माथे को चूमा, फिर गाल, फिर हाथ, फिर कान, फिर नाक। वो बेहोश थी, मगर कमरे में अब पछतावे की सिसकियां थी। और मूसा, वो एक कदम पीछे खड़ा था। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल खून रो रहा था। क्योंकि वो जानता था उसने हन्ना को दुश्मनों से तो बचा लिया, मगर अपने ही घर के जख्मों से बचाने में देर हो गई थी। काफी देर बाद हन्ना की पलकें लड़कीं, जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी की एक लकीर खींच दी हो। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और अगले ही लम्हे झटके से उठ बैठी। सामने दादी माँ बैठी थी। हन्ना का दिल जोर से धड़का। जिसने लाशऊरी तौर पर पीछे हटना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, लेटी रहो मेरी बच्ची, लेटी रहो। दादी माँ की आवाज में सख्ती नहीं, तरसती हुई नरमी थी। हमना ठठक गई। ये वही थी जो कुछ देर पहले उसके हाथों में कांटे बनकर चुभी थी। और अब ये लहजा, ये नजर, ये सा, ये हाथ। वो हैरत से दादी माँ को देखती रह गई। नहीं, इनको अचानक क्या हुआ? इतने खड़ूस से अचानक नरम कैसे हो गए? वो खुद से कहने लगी, तब उसकी नजर कमरे में फिरी। सामने सोफे पर मूसा बैठा था, यमुना के साथ। ये मंजर देखकर हन्ना के दिल में फिर वही जलन की चिंगारी सुलग उठी। दादी माँ ने नरमी से कहा, आराम करो बेटी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मुलाजिम आ रहा है। वो उठी और यमुना की तरफ देखकर बोली, यमुना, आओ मेरे साथ। यमुना ने एक नजर हमना पर डाली, फिर दादी माँ के साथ बाहर कमरे से चली गई। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी और दो दिल जो एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर अल्फाज छोड़ रहे थे। मूसा उठा, टेबल से दवा उठाई और हन्ना के पास आकर बैठ गया। हन्ना ने फौरन आंखें झुका दी। मूसा ने दवा खोली। चलो, मुंह खोलो। मैं ठीक हूँ। हन्ना की आवाज मध्यम थी। मूसा ने बगैर लेचा बदले कहा, मुंह खोलो हन्ना। हन्ना ने खामोशी से मुंह खोला। मूसा ने खुद दवाई खिलाई, ग्लास उसके होठों से लगाया। आराम करो। हन्ना का दिल भर आया। वो अचानक जलन से बोल पड़ी, ताकि आप आराम से आइसक्रीम खाने जाएं उस यमुना के साथ। मूसा ने चौंक कर उसे देखा। हन्ना बोलती चली गई, आंखों में नमी, आवाज में शिकवा। मुझसे नाराज हैं तो कोई बात नहीं, मगर किसी और लड़की का रास्ता अपनाना फिर से। मूसा बस देखता रहा। पहले हमारा थी, अब ये। अल्फाज उसके लफ्ज तीर बन गए, मगर निशाना उसका अपना दिल था। मूसा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें थकन थी, मोहब्बत थी और जब्त थी। जैसे तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। हन्ना ने मुंह बनाया, और नजर झुका दी। मूसा उसे देखता रहा, उसके बिखरे बाल, कांपते होंठ और वो दिल जो सिर्फ उसका था, मगर डर के हजार में कैद। वो दिल ही दिल में बोला, पागल लड़की, मेरी दुनिया में अगर कोई है तो बस तुम। उसने आहिस्तगी से अपनी उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखी, वो जरा सा ऊपर उठा दिया। उसकी नजरें सीधी अन्ना की आंखों में उतर गई।
वो आंखें तो शिकायत से भरी थी, मोहब्बत से भीगी थी, एक और एक फिरती सी लड़की का ऐलान कर रही थी। मैंने बल्कि झपकाई, रूठे हुए लहजे में बोली, आप हर बार ऐसे ही करते हो। मूसा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और आप हर बार मुझ पर इल्जाम लगा देती हैं कि मैं दूसरी लड़कियों के पास जाता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में चमक। तो जाते हो आप? मूसा ने भवें उठा। और कुछ? यमुना ने पबकी से मुंह बनाया। जाए ना, जाए, यमुना के पास जाए। फिर अचानक यमुना की नकल उतारने लगी, आवाज में तंज और छलती हुई शरारत। ओ हैंडसम डॉन, इतने दिनों बाद मिले हैं। ओ हैंडसम डॉन, ये हैंडसम, हैंडसम वो। मूसा एक लम्हा रुका, फिर जब टूट गया तो एक हाथ गूंज उठा। वो हंस रहा था, खुलकर, बेसाख्ता। यमुना ने उससे से उसे देखा। आप हंस क्यों रहे हैं? मूसा अचानक हवा की तरह झुका, इतनी तेजी से कि हन्ना को सांस लेना भी याद न रहा। उसके होठ नरमी सा एक दूसरे बेहद मोहब्बत से हन्ना के होठों को छूने लगे। एक लम्स, फिर दूसरा। हन्ना की आंखें हैरत से खुल गईं। जिस हाथ में ड्रिप लगी थी वो हाथ उठाने लगी, मगर मूसा ने चुमते हुए वही नरमी से उसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया। खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें बोल रही थी। ना का दूसरा हाथ बेख्तियार बेड की चादर में जकड़ गया। वो कांप रही थी, गुर्बत से, एहसास से और उस मर्द से जो उसका शोहर था, और उसकी कमजोरी थी। मूसा देर तक उसी नरमी से, उसी शिद्दत से सुनता रहा। जब पीछे हुआ तो हन्ना ने शर्म से भीगी आंखों से उसे देखा। उसके होठ नम थे, सांस भारी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। अगर वॉइस ओवर में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ होता है तो आप बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें। फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, माय क्यूट फैमिली। बाय बाय। और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करें और जो है शेयर भी किया करें। जो नॉवेल्स की जो दीवानी होती हैं गर्ल्स, उनको शेयर भी किया करें।